नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम देखेंगे एक नया डेवलपमेंट जो हुआ है। लेकिन उस नए डेवलपमेंट में जाने से पहले हम जो है पुराने डेवलपमेंट पे एक और इवेंट ऐड हुआ है उसके ऊपर फोकस करेंगे। पिछले एक इवेंट में हमने ये देखा था कि जब रशियन प्रेसिडेंट सऊदी अरब और यूएई की विजिट पे थे और उसके बाद ईरानियन प्रेसिडेंट को वेलकम किया था। इस इवेंट का रिएक्शन जो है यूएस ने दिया है। यूएस की एक ग्रुपिंग है जिसका नाम है G7। यहाँ से G7 की ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। G7 की ग्रुपिंग वही है जो ज्यादातर जो है नेटो के मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे नेटो कंट्रीज भी इंपॉर्टेंट हैं, वहां भी हमें देखना पड़ेगा। नेटो कंट्रीज के ज्यादातर मेंबर G7 की ग्रुपिंग के हैं। G7 ग्रुपिंग ने रशिया के ऊपर फर्दर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने के लिए एक और स्टेप लिया है। स्टेप ये लिया है कि रशिया क्या करता है, रशिया ऑयल और नेचुरल गैस के अलावा डायमंड, रॉ डायमंड की जो है सप्लाई करता है, रॉ डायमंड को एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में। उस रॉ डायमंड को उस रॉ डायमंड की जो है सप्लाई के ऊपर रोक लगाने के लिए G7 ग्रुपिंग ने जो है सैंक्शन लगाने का जो है एक डिक्लेरेशन पास किया है। अब बात यह है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या होगा। हम ये बात जानते हैं अच्छे से कि जो गुजरात में सूरत सिटी है, सूरत सिटी जो है वर्ल्ड फेमस है अपने डायमंड के लिए, फर्निश डायमंड के लिए, फिनिश डायमंड के लिए सूरत जो है वो वर्ल्ड फेमस है। तो इससे क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमी पे फर्क पड़ सकता है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर फर्क पड़ सकता है। और अगर एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ सकता है तो हम अच्छे से बात जानते हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है बीओपी से, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। और बैलेंस ऑफ पेमेंट कितने इंपॉर्टेंट है ये बताने की शायद जरूरत भी नहीं है। जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं है या जिन्हें बीओपी के बारे में नहीं मालूम है वो हम कभी फर्दर डिस्कस कर लेंगे। बीओपी अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि बीओपी जितना भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, चाहे इंडिया बाहर की कंट्री को करे या बाहर की कंट्रीज इंडिया को करे, वो बीओपी में आता है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अब हम जब एक्सपोर्ट करेंगे डायमंड को तो हमें बाहर से जो रुपीज आएगी, करेंसी आएगी, वो डॉलर्स में आएगी। और डॉलर आज की डेट में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल करेंसी है। तो जब भी हमें कोई और चीज बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करना होता है तो हम जो पेमेंट करते हैं वो डॉलर्स में ही करते हैं ज्यादातर। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। यूएस ने क्या किया है, रिएक्शन दिया है जब रशियन प्रेसिडेंट ने विजिट की थी। अब आगे चलते हैं, जो हमारा आज का डेवलपमेंट है वो आज के डेवलपमेंट के लिए हमें कूदना पड़ेगा इंडियन ओशियन में। आज के जो 4 इवेंट हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं हमारे इंडियन ओशियन से। चारों डेवलपमेंट एक के बाद एक क्रोनोलॉजिकली डेवलपमेंट है, यानी कि पहला जब हम डेवलपमेंट समझेंगे तभी हम दूसरे के इंपॉर्टेंस समझेंगे, और जब ये दोनों इवेंट समझेंगे तभी हम बाकी के 2 इवेंट को समझ पाएंगे सही से। तो ये चारों सीक्वेंस वाइज हैं, इन चारों पे ध्यान देना है सही से। पहला डेवलपमेंट, ओमान के सुल्तान जो है इंडिया में आए हैं। ओमान के सुल्तान की विजिट हुई है इंडिया में। अब यहां पे बात आती है ओमान की जो लोकेशन है वो कहां पे। ओमान, जैसे कि हमारा ईरान जो है सेंट्रल एशिया के लिए गेटवे है, ठीक वैसे ही ओमान जो है वो हमारा वेस्ट एशिया का गेटवे है। इसके अलावा ओमान जो है हमेशा से ही इंडिया की तरफ फ्रेंडली रहा है, चाहे वो 1991 से पहले की बात हो, यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम पे भी जब ये अरब कंट्रीज पाकिस्तान के फेवर में ज्यादा रहती थी, उस टाइम भी ओमान जो था हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त था। उस टाइम भी वो जो होता था मिड वे का जो है पाथ अपनाता था हमेशा, कभी ना किसी के फेवर में ना डिसफेवर में। हमेशा से इंडिया का बहुत ही अच्छा दोस्त रहा है ओमान। ओमान स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक ऑक्युपाई करता है इंडियन ओशियन में। हमें पता है चाइना जो है इंडिया के अराउंड स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना रहा है, यानी कि इंडिया को घेरने के लिए एक स्ट्रिंग बना रहा है, पल्स, स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना रहा है। उसको काउंटर करने के लिए ओमान की जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओमान का एक पोर्ट है जिसका नाम है दुकुम पोर्ट, DUQM, दुकुम पोर्ट। दुकुम पोर्ट क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये भी हम आगे इवेंट में डिस्कस करेंगे, जो तीसरा और चौथा इवेंट है हमारा। तीसरा और चौथा इवेंट में डिस्कस करेंगे कि दुकुम पोर्ट क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा ओमान का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ, जब आप उसके बगल की जो है उसके पड़ोस की कंट्री देखेंगे यूएई के जस्ट टिप पे, ईरान की तरफ टिप के ऊपर ओमान का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा लाई करता है। वो स्ट्रेट बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है। उस स्ट्रेट का नाम है हॉर्मूज स्ट्रेट। वो हॉर्मूज स्ट्रेट ज्वाइन करती है गल्फ ऑफ ओमान को और पर्शियन गल्फ को। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट है उसका नाम है हॉर्मूज स्ट्रेट। उस हॉर्मूज स्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसलिए ओमान की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और ओमान की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हम तीसरे और चौथे इवेंट में भी देखेंगे। इस बात को ध्यान रखना है, ओमान इंडियन ओशियन में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑक्युपाई करता है। उसका दुकुम पोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए मतलब इंडिया के लिए दुकुम पोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।
इसके बाद चलते हैं हम अपने दूसरे इवेंट पे। जो दूसरा इवेंट हुआ है वो ये हुआ है कि अभी हाल ही में, अभी रिसेंटली मालदीव्स में इलेक्शन हुए थे, और मालदीव में जो गवर्नमेंट इस बार आई है इलेक्ट होके, वो अगेंस्ट इंडिया स्टैंड ले रही है। उसका पूरा जो कैंपेन चला वो इंडिया के अगेंस्ट ही पब्लिसिटी करके जो है उसने वोट लिए थे। तो अब डेवलपमेंट ये हुआ है कि एक चीज होती है ओशियन में जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ये जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेज होते हैं ये ओशियन की नीचे जो सरफेस है उस पे होते हैं सोनार टेक्निक से, कि कहाँ पे जो है मिड ओशियनिक ट्रेंचेस हैं, कहाँ पे प्लेन सरफेस है, और वगैरह वगैरह जितनी भी डेवलपमेंट है नीचे की तरफ सरफेस में ओशियन की, उनके लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वेस किए जाते हैं। ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेज इंपॉर्टेंट है नेवी के लिए, नेवी की डायरेक्शंस के लिए, कितनी आसानी से नेवी आज जो है शिप्स आगे जा सकते हैं और कितनी जल्दी जा सकते हैं, तो ये पाथवे डिसाइड करते हैं। हाइड्रोग्राफिक सर्वेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो गवर्नमेंट आई थी 2018 में, वो इंडिया की फ्रेंडली गवर्नमेंट थी। 1965 में मालदीव्स को इंडिपेंडेंस मिली। 2012 तक की जो भी गवर्नमेंट रही मालदीव्स में वो इंडियन फ्रेंडली रही, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी उसने हमेशा से अपनाई। 2012 के बाद इंस्टेंट चेंज हुआ और 2012 से लेकर 2018 तक जो गवर्नमेंट रही वो भी अगेंस्ट इंडिया थी, या फिर हम कहें प्रो चाइना गवर्नमेंट भी थी वहां पे। फिर 2018 के बाद इंस्टेंट चेंज हुआ, इब्राहिम सोलेह आए, और इब्राहिम सोलेह जो थे वो इंडिया के बहुत ही क्लोजर माने जाते हैं। 2018 से लेकर 2023 तक जो गवर्नमेंट रही वो प्रो इंडिया गवर्नमेंट रही हमारी मालदीव्स में। अब क्योंकि दोबारा इलेक्शन हुए हैं और जो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई है वो गवर्नमेंट इंडिया के अगेंस्ट कैंपेनिंग करके जीती है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे का एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन हुआ था मालदीव गवर्नमेंट के बीच में और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में 2019 को, जिसे रिन्यू होना था 2023 में, जिसे रिन्यू होना था 2023 में। मालदीव गवर्नमेंट ने उसे रिन्यू करने से मना कर दिया है। इस हाइड्रोग्राफिक सर्वे को मालदीव गवर्नमेंट ने रिन्यू करने से मना कर दिया है। तो ये दूसरा बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालेगा इंडियन ओशियन में। और जैसे कि हमें पता है मालदीव जो है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन होल्ड करता है इंडियन ओशियन में, प्लस हमारा नेबरहुड भी है। और मालदीव कितनी हमारे लिए इंपॉर्टेंस होल्ड करता है इस बात का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 2019 के इलेक्शन हुए थे इंडिया में, तो जो भी हमारी गवर्नमेंट वहां पे इलेक्ट हुई थी इंडिया में, उसमें वहां यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहली विजिट किसी कंट्री में अगर की थी वो मालदीव्स में थी। पहली विजिट जस्ट इलेक्शन के बाद एज अ प्राइम मिनिस्टर जो पहली विजिट थी यहाँ की वो की थी मालदीव्स में। तो ये बात बताती है कि मालदीव्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और प्लस इंडियन ओशियन में कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन मालदीव्स ऑक्युपाई करता है। ये दो इवेंट को ध्यान रखना है, पहला इंडिया ओमान, और दुकुम पोर्ट पे ध्यान रखना है। दुकुम पोर्ट पे भी हम लौट के आएंगे जो हम तीसरा और चौथा इवेंट डिस्कस करेंगे। और दूसरा मालदीव्स, मालदीव्स में प्रॉब्लम क्या आई है, एमओयू को रिन्यू करने से मना कर दिया है मालदीव की गवर्नमेंट ने, जो एमओयू था हाइड्रोग्राफिक सर्वे को लेकर। अब बात आते हैं तीसरे और चौथे इवेंट पे। तीसरा इवेंट ये है कि जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और हॉर्मुज स्ट्रेट कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान को और पर्शियन गल्फ को, ठीक ऐसे ही हमारा एक दूसरा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑक्युपाई करता है। ये पॉइंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है यूरोप और एशिया के ट्रेड के लिए। यूरोप और एशिया के ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सबसे इजीएस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट ट्रेडिंग रूट है वाया सी। इस पॉइंट का नाम है बाबल मंडेब स्ट्रेट। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी यूरोप का ट्रेड होता है वो इसी रूट से होता है, इसी पॉइंट के थ्रू होके सारे भी निकलते हैं, सारे जो शिप्स निकलते हैं, कार्गो निकलते हैं, वो इसी रूट से निकलते हैं। ये जो बाबल मंडेब स्ट्रेट है ये लाई करता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे। अगर आप अफ्रीका का ईस्ट साइड देखेंगे नीचे यमन की तरफ जस्ट हॉर्न ऑफ अफ्रीका निकला है, जैसे राइनो का हॉर्न होता है, राइनो का हॉर्न जैसे होता है उस शेप में हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको दिखेगा, जहां पे सोमालिया, इथियोपिया, एरिथ्रिया, जिबूती ये सब कंट्रीज आपको दिखेंगी। तो बाबल मंडेब स्ट्रेट इसी पॉइंट पे लाई करता है। ये कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन को और आपका रेड सी को। वो रेड सी बाद में स्विस कैनाल के थ्रू होते हुए कनेक्ट होता है मेडिटेरियन सी में, और मेडिटेरियन सी से हमारे यूरोप का ट्रेड पूरा होता है। क्या हुआ कि अभी हमने देखा था कि जो है हाउथी रिबल्स करके एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ये हाउथी रिबल ऑर्गेनाइजेशन यमन में इस टाइम जो है एक्टिव है। ये जो है ईरान की प्रॉक्सी वॉर को चलाती है, ईरान ने इसे बैक कर रखा है। ईरान और सऊदी अरब, ईरान जो है दो इस्लामिक वर्ल्ड के सबसे बड़े जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं इस्लामिक वर्ल्ड के सबसे बड़े, एक ईरान और एक सऊदी अरब।
सऊदी अरब जिस सेक्ट को रिप्रेजेंट करता है वो है सुन्नी सेक्ट। इस्लाम के अंदर सुन्नी सेक्ट जो है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा सऊदी अरब। और जो ईरान है, ईरान जो है शिया सेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि इनके आपस में टसल होने की वजह से, सऊदी अरब और ईरान में टसल होने की वजह से, ईरान सऊदी अरब में और यूएई में इंस्टेबिलिटी को जन्म देने के लिए ईरान ने जो है प्रॉक्सी वॉर चलाई थी हाउथी रिबल्स के थ्रू। ये हाउथी रिबल्स क्या करते थे, यूएई में और सऊदी अरब में जो है किलिंग करते थे और टेररिस्ट एक्टिविटीज करते थे। लेकिन चाइना ने क्या किया है, चाइना ने ईरान और सऊदी अरब के बीच में एक पैक्ट साइन कराया है। इस पैक्ट साइन होने के बाद से जो है शिया सुन्नी का जो डिवाइड था इस्लामिक वर्ल्ड में वो खत्म हो गया है। अब बात आती है अभी इस हाउथी रिबल्स का क्या काम रह गया फिर, क्योंकि ये किसकी डायरेक्शन पे काम करेगा, ये डायरेक्शन पे काम करेगा ईरान की। अब क्योंकि ईरान ने जिसके लिए इसको वहां रखा था वो काम तो खत्म हो गया है, सुन्नीस को टारगेट करना था। लेकिन अब चाइना के पैक्ट के बाद चाइना ने इनके आपस में डील करा दी और शिया सुन्नी का डिवाइड खत्म हो गया। अब इनका क्या काम है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि ईरान ने कसम खा रखी है इजराइल को खत्म करने की, कि हम इजराइल को वाइप आउट करके रहेंगे, ये कसम खा रखी है ईरान ने। अब हाउथी रिबल्स का यहाँ पे काम ये है कि इजराइल से जो भी जो है कार्गो शिप्स लोड होके इस रेड सी के थ्रू रेड सी के थ्रू बाबल मंडेब स्ट्रेट के थ्रू होते हुए जो भी निकल रही हैं उन पे अटैक करना है। तो अभी न्यूज में यही जो है तीसरा इवेंट यही था कि हाउथी रिबल्स ने इजराइल के शिप्स पे अटैक किया है। उसमें जो कार्गो शिप लेके जा रही थी अपना सामान वगैरह, वहां पे क्या किया है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। क्यों किया है, क्योंकि रेड सी में जो है, रेड सी में यूएस ने अपने 2 नेवी डिस्ट्रॉयर को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। जो भी यमन की तरफ से मिसाइल्स आएंगे उन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम रहेगा इन 2 यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर का। इजराइल की तरफ जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह आएंगे उनको डिस्ट्रॉय करने का काम है यूएस के इन दो नेवी डिस्ट्रॉयर का। तो हाउथी रिबल्स अब रेड सी के अंदर जो है जा नहीं सकते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इस गल्फ ऑफ एडन में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि यमन इसी एरिया में लाई करता है। तो यमन के इस पार्ट में जो है हाउथी रिबल्स एक्टिव है। और यही तीसरा इवेंट था कि हाउथी रिबल्स ने एक शिप को जो है क्या किया है, टारगेट किया है। अब इंडिया का इंटरेस्ट इसमें क्या है, इंडिया का इंटरेस्ट ये है क्योंकि हमारा भी बहुत सारा सामान जो है यूरोप के थ्रू इसी रूट से स्विस कैनाल के थ्रू होते हुए फिर रेड सी में एंटर करता है। रेड सी में इसी बाबल मंडेब स्ट्रेट से होते हुए गल्फ ऑफ एडन और अरेबियन सी के थ्रू इंडिया आता है। अब बाई चांस इजराइल से कोई सामान हमारे इंडिया की तरफ आ रहा है जो इसमें इंडिया के लिए इसेंशियल्स चीजें हैं, उन पे भी हाउथी रिबल्स क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। यहां से ये इंडिया का इंटरेस्ट क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है। तो ये तीसरा इवेंट था। सारे इवेंट याद रखिएगा इंडियन ओशियन में ही है लगभग, इस बात का ध्यान रखना है। अब बात आती है चौथे इवेंट्स की। चौथे इवेंट्स के लिए मैंने दूसरी वीडियो में दूसरे इवेंट में डिस्कस किया था कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे एक कंट्री ऐसी लाई करती है जिसका काम आज भी जो है, जिसकी इकोनॉमी आज भी वर्क कर रही है, जिसकी इकोनॉमी आज भी रन कर रही है पायरेसी पे, पायरेट्स पे। तो यह कंट्री का नाम है सोमालिया। सोमालिया कंट्री में क्या है, जो पायरेट्स हैं अभी भी हैं शिप्स के थ्रू जो है, जो भी इस स्ट्रेट के थ्रू, हॉर्मुज स्ट्रेट के थ्रू होते हुए जो भी शिप्स इस रूट से जाते हैं, तो जो लोग नेवी में हैं उन्हें बात ये पता होगी अच्छे से, जो मर्चेंट नेवी वगैरह में हैं उन्हें ये बात अच्छे से पता होगी कि जब इस रूट के थ्रू एंटर करते हैं तो उनके संग आर्मी की, नेवी की शिप्स रहती हैं साथ में प्रोटेक्शन के लिए। अगर ये शिप्स प्रोटेक्शन के लिए ना हो तो जो सोमालिया के पायरेट्स हैं वो इस शिप्स को क्या कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं और यहां से इकोनॉमी उनकी चलती है। सोमालिया भी इसी रूट पे लाई करता है, जो बाबल मंडेब स्ट्रेट है, इसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे सोमालिया लाई करता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सोमालिया क्या करता है, सोमालिया की इकोनॉमी पायरेसी पे रन करती है। तो चौथा जो इवेंट डिस्कस करने वाला हूं मैं उसमें यही हुआ है। माल्टा कहां पे, माल्टा मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड है, वहां से एक शिप आ रहा था इसी रूट के थ्रू होते हुए, जिसपे सोमालिया के पायरेट्स ने क्या किया है, उसे हाईजैक कर लिया है। हाईजैक की खबर सुनते ही इंडियन नेवी जो कि डिप्लॉय थी डुकुम पोर्ट के आसपास, उसने तुरंत रिस्पॉन्ड किया है और इस वेसल की सर्च में वो इंडियन नेवी निकली हुई है। अब लौट के हम आते हैं डुकुम पोर्ट पे। तो ये 4 जो लोकेशन, उससे पहले मैं ये बता दूं, ये चारों इवेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है बहुत ही ज्यादा। इनके पास के रेफरेंस भी मैं लूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि ये क्यों हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट है डुकुम पोर्ट। अभी सूडान में क्या हुआ था, सूडान में सिविल वॉर हो गई थी।
तो सिविल वॉर में जो इंडियन वहां पे फंसे हुए थे सूडान में, वहां से निकालने के लिए इसी दुकुम पोर्ट का यूज किया गया था। इस दुकुम पोर्ट तक की जो है आर्मी, जो सॉरी नेवी है हमारी, वो वहां से डिप्लॉय हुई थी दुकुम पोर्ट से, यहां गई थी इस बाबल मंदेब स्टेट तक और यहां से रेस्क्यू किया था। इसके अलावा यहाँ पे सऊदी अरब का पोर्ट ज़ेदा, ये पोर्ट ज़ेदा जो है रेड सी की तरफ जो है लाई करता है। तो इन दोनों पोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है ये आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब भी इंडियन ओशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले रीच करने के लिए यही दो पोर्ट हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा जब ऑपरेशन राहत चला था तब भी दुकुम पोर्ट ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था यहाँ पे। तो ओमान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ओमान जो है, अब हम लौट के आते हैं अपने बाकी चारों इवेंट्स को कि कैसे इन्हें इंटरकनेक्टेड करना है। इंटरकनेक्टेड कैसे करना है मैं इस पे बात करूंगा। तो ये चारों इवेंट आपको समझ आ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब बात आते हैं कि ये चारों कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड हम करेंगे। पहली बात मैंने की ओमान की। ओमान बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑक्युपाई करता है इंडियन ओशियन में, प्लस उसका जो दुकुम पोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जो हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्योंकि दुकुम पोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इंडियन नेवी को यहाँ पे क्या करना है, इंडियन ओशन में नेविगेट करना है। नेविगेट करने के लिए उसे पता होना चाहिए कि कहाँ पे ओशन की सरफेस ज्यादा डीप है, कहाँ पे कम डीप है, कहाँ पे ट्रेंचेस हैं, कहाँ पे मिड ओशियनिक रिजेस हैं, यानी कि कहाँ पे ऊंचा है, कहाँ पे नीचा है, कहाँ पे अंदर पहाड़ हैं, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। उसको पता करने के लिए आर्मी क्या करती है, हमारी नेवी क्या करती है, सॉरी नेवी जो है हाइड्रोग्राफिक सर्वेस करती है। अब क्योंकि हाइड्रोग्राफिक सर्वेस करते हैं, लेकिन मालदीव्स ने क्या किया है, मालदीव्स ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेस को रिन्यू करने से मना कर दिया है, जिससे हमें नेविगेशन में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, रूट में प्रॉब्लम आएगी। और कैसी प्रॉब्लम आएगी, ऐसी प्रॉब्लम आएगी जो बाद के दो इवेंट्स हैं। हाउथी रिबल्स ने क्या किया है, शिप्स पे अटैक किया है। सोमालिया के पायरेट्स ने क्या किया है, शिप्स को हाईजैक किया है। तो ये चारों इवेंट्स इस तरह से कनेक्टेड हैं। अगर पहला दुकुम, अगर हमारा ओमान नहीं इंपॉर्टेंट होगा तो हम कैसे वहां पे नेविगेट करेंगे। नेविगेट करने के लिए हमें हाइड्रोग्राफिक सर्वेस चाहिए। हाइड्रोग्राफिक सर्वेस में एक प्रॉब्लम किसने डाली है इस टाइम, मालदीव ने डाली है। अब क्योंकि हाइड्रोग्राफिक सर्वेस नहीं हो पाएगा, नेविगेशन में किस टाइप की प्रॉब्लम होगी, तो बाद के जो दो इवेंट हैं वो उसका एप्लीकेशन पार्ट है। सोमालियन पायरेट्स और दूसरा हमारा हाउथी रिबल्स इस टाइम जो एक्टिव है, क्योंकि हाउथी रिबल्स के पास अब पुराना जो काम था सुन्नी वर्ल्ड को टारगेट करने का वो खत्म हो गया है। तो ईरान ने इसे नया काम दिया है, क्योंकि ईरान इजराइल के अगेंस्ट है, तो इसने हाउथी रिबल्स को ये डायरेक्शन दी है, इजराइल से जो भी शिप्स आ रहे हैं उन पे अटैक करना है, इजराइल की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों इवेंट समझ में आए होंगे, प्लस जिन स्ट्रेटेजिक लोकेशन की हमने बात की है, आप इन स्ट्रेटेजिक लोकेशन को मैप्स पे जो है सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है, मैं उम्मीद करता हूं कि इन चारों इवेंट्स को आपस में इंटरकनेक्टेड कर पा रहे होंगे। ये हमारी जियो पॉलिटिक्स के लिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो हमारे आसपास हो रहे हैं। इनको एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है। इसे बोला जाता है आर्ट ऑफ कनेक्टिविटी, आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट विद ईच अदर। ये आर्ट ऑफ कनेक्टिविटी कैसे जो है डेवलप हो सकती है, इसके बारे में मैं किसी और दिन किसी और वीडियो में बात करूंगा, बहुत ही जल्द जो है बनाऊंगा उसके ऊपर और बात करूंगा मैं। अब बात आती है कि अगली वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इतिहास अपने आप को कैसे दोहराता है, हाउ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो है हमारा एंशियंट इंडिया से जाके कनेक्टेड होगा। इवेंट जो है, मैं फिर बता दूं, जो हमारा इवेंट है वो रिसेंट का होगा, इवेंट अभी का होगा, लेकिन उसके डेवलपमेंट कुछ ऐसे हैं कि जो हमें इतिहास की, हिस्ट्री की बहुत ही ज्यादा याद दिलाएंगे। और इस टाइम जो इतिहास की याद दिलाएंगे, इसमें सबसे महानतम सम्राट जो थे हमारे भारत के, उनकी याद आएगी। तो ये इवेंट सिक्योरिटी का है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जाके हिस्ट्री से कनेक्ट होगा। इवेंट इंटरनल सिक्योरिटी का है, लेकिन जाके ये कनेक्ट होगा हिस्ट्री से और हमें याद दिलाएगा भारत के महानतम सम्राट की। तो भारत के महानतम सम्राट कौन है, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।